स्वागत है आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.2 के यूट्यूब चैनल पर। सीटेट 21 जनवरी 2024 की प्रिपरेशन के लिए आज की क्लास में हम 29 जनवरी 2023 पेपर 1 में पूछे गए सभी सवाल डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जुड़ते हैं कि और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न 29 जनवरी 2023 के पेपर 1 में पूछे गए थे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लग जाए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी ये तो तीसरा हो गया। पहला क्वेश्चन दिया गया कि 11,000, 1100 और 11 की योगफल में से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो जाए। तो 11,000 तो 11,000 हो जाएगा, क्लियर है। फिर 1100 में 1,000 भी होगा और 100 भी होगा, तो ये 1,000 हो गया और उसमें 100 भी हो गया। उसके बाद 11 लिखना है तो 11 को ऐसे लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ लेंगे, क्योंकि पहले इनको जोड़ लेते हैं, पता तो चले कि कितना मान आएगा इसका। तो यहाँ पर मैंने जोड़ा तो 1 1 1 और ये 2 और ये 1, 12,111 आ गया। यानी कि अब हमें इसमें से क्या घटाना है। अब घटाने के लिए कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि 10,000 आ जाए। तो मुझे 10,000 आ जाए इसलिए क्या करना है, मुझे इसमें से जो जोड़ने पर आया इसमें से मुझे 10,000 ही घटा देना होगा। तो इसमें से अगर जो जोड़ने पर आया इसमें से 10,000 घटा देंगे तो जो चीज़ घटाई जाने वाली है उसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर घटाने पर 2,111 मिलेगा, जो कि चौथे विकल्प में है। तो चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। यानी पहले दिया हुआ है कि 11,000, 1100, 11 को योगफल कीजिए, तो मैंने उसको टोटल वैल्यू निकाली, जो निकल करके ही 12,111। अब इसमें से क्या घटाने की बात कह रहा है कि 10,000 प्राप्त हो जाए। तो जब घटाने की बात कहे कि 10,000 प्राप्त हो जाए तो 10,000 को ही इसमें से घटा देंगे, तो जो मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मिला 2,111, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट शुड बी एडेड डैश 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 टू डैश, यानी कि 33,110 प्राप्त करने के लिए 33,110 प्राप्त करने के लिए हमें डैश 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 के योगफल में क्या जोड़ा जाए। तो ये पहले देखते हैं इसमें कि पहले इन सबको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके योगफल में बोला है कि इन तीनों के योगफल में क्या जोड़ा जाए। तो पहले इन्हीं को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके योगफल की बात कही है। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं हम। तो इनको जोड़ने पर देखते हैं कितना मिलता है, जोड़ते हैं। ये 24 होगा, 2 बच जाएगा, 8 6 14 6 20 और 2 22, 2 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 8 8 16 और 6 22, 2 24 के 4 हासिल है, 2 बचेगा और 24 22 2 24 ही हो जाएगा। यानी इन तीनों को जोड़ने पर हमें मिला 24,424। अब कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो क्या जोड़ा जाए, तो मैं मान लेता हूँ कि ए जोड़ा जाए। तो क्या करना है फिर इसी प्रकार से कि मैंने माना कि 24,424 में मैं ए अगर जोड़ देता हूँ तो ए जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 33,110 मिल जाएगा। अब ये मिल जाएगा तो हमने ए माना था, तो ए को ही जिसको मानोगे उसी का मान निकालना होगा। तो ए को निकाल लेते हैं। तो ये 33,110 था, ये उधर जाएगा तो घट करके इसमें माइनस की ओर हो जाएगा, तो ये 24,424 हो जाएगा। यहाँ पर घटा लेते हैं तो ये 6 आ जाएगा, ये यहाँ पर 8 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो भी है घटा सकते हैं आप। यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा, यानी 86 आ जाएगा। और जो कि तीसरे विकल्प में मिल रहा है तो तीसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो आप देखें कि पहला वाला जब 0 में से 6 घटाया तो 6 मिला, 4 घटाया तो, क्योंकि हासिल लेने के बाद फिर यहाँ 10 बचा था दूसरे वाले एक के पास, यहाँ सुधार दिया इस दूसरे वाले एक से, इस एक के पास 10 हो गया, जिसमें से 2 गया तो 8 बचा। अब देखेंगे पहला 6 है, दूसरा 8 है। तो पहले तो आप चेक कर लेंगे कि यहाँ पर किसमें क्या है। जैसे कि मैंने तीसरे में देखा 6 है और 8 है, बाकी 6 और 8 किसी में नहीं है। तो ऐसे भी आप पूरा ना सॉल्व करके आधा सॉल्व करके ही उत्तर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका थोड़ा बहुत समय जरूर बच सकता है अगर चारों विकल्पों के इकाई और दहाई के अंक अलग अलग हैं। तो वहाँ पर आप बहुत आसानी से बिना पूरा सॉल्व किए उसका उत्तर बता सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि फर्श पर कुल लाल और हरे बिंदु बनाए गए हैं। लाल बिंदु हरे बिंदु से बड़े हैं। श्वेता और कांता फर्श पर घेरे फेंकती है। घेरे के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 5 अंक मिलता है। यानी कि जब रेड मिलता है,
अगर घेरा लाल हो जाता है, जो छल्ला वो फेंकती है फर्श पर बने गोलों पर, तो अगर लाल पर घेरा रुकता है तो एक लाल बिंदु के लिए उसे 5 अंक मिलते हैं और एक हरा बिंदु आने पर 1 अंक उसको प्राप्त होता है। जिसके पास अधिक अंक आएंगे वह विजेता होगा। और श्वेता के घेरे में 5 लाल बिंदु और 7 हरे बिंदु आते हैं। तो अब बात करते हैं कि श्वेता को अंक कितने मिले। तो श्वेता को मैंने एस से प्रदर्शित करा, तो एस से प्रदर्शित करा मैंने अगर श्वेता को, क्योंकि श्वेता को मिले हैं 5 लाल और 7 हरे, तो 1 लाल का 5 अंक, तो श्वेता को 5 बिंदुओं पर घेरे मिले हैं 5 बार, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 लाल का 5 मिलता है तो 5 लाल का 25 हो जाएगा। इसी प्रकार हरा जो है उसको 1 घेरे पर अगर मिलता है तो 1 अंक मिलता है। अब उसके में जो हरे हैं वो 7 घेरे पर मिले हैं, तो टोटल वैल्यू उसकी हो जाएगी 25, ये हो जाएगा, और 7 एकम 7 ये हो जाएगा। तो 25 और 7 अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 32। इसके बाद अब बात करते हैं कांता की। तो कांता को मिले हैं लाल घेरे जो हैं वो 4 मिले हैं। तो एक लाल घेरे पर जब घेरा पहुंचता है तो उसको मिलते हैं 5 अंक, तो इसको 4 लाल घेरे मिले हैं, तो इसके हो जाएंगे 20, 4 पंचे 20। और जो इसके जो हरे वाले बिंदु हैं 12 थे, और एक अगर हरे पर रुकता है तो 1 अंक मिलता है, तो 12 पर 12 गुणे 1 यानी 12 अंक मिलेंगे, तो ये 20 हो जाएंगे और ये 12 हो जाएंगे। टोटल सॉल्व करने पर 32 यहाँ पर भी आ जाएगा। यानी हमने सॉल्व करने पर देखा कि हमें जो श्वेता है उसके भी 32 अंक प्राप्त होते हैं और कांता के भी 32 अंक प्राप्त होते हैं। यानी हमने देखा कि दोनों के अंक समान होते हैं। तो ये विकल्प पढ़ते हैं। कांता क्योंकि उसे श्वेता से ज़्यादा अंक मिले, ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों को बराबर मिले। श्वेता क्योंकि उससे ज़्यादा मिले, दूसरा भी गलत हो जाएगा। विजेता घोषित करने में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये भी गलत होगा क्योंकि विजेता की जानकारी हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, लेकिन उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो प्राप्त ही है। चौथा विकल्प कहता है कि खेल ड्रा हो गया है क्योंकि दोनों ने समान अंक प्राप्त किए। हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों ने 32 अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया गया है कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, ये बात तो सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि किसने गलत पूछा है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो पहले तो मैं आपको अभाज्य संख्या बता देता हूँ कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इस प्रकार से कहाँ तक जाएंगी, ये अपरिमित रूप से अनंत तक जाएंगी। तो पहला स्टेटमेंट जैसे उसने बोला था कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, ये बात तो सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट उसने कहा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तो ये बात बिल्कुल असत्य है। और इसलिए असत्य है, इसलिए क्या होगा, ये सही होगा प्रश्न के अनुसार। आइए देखते हैं। हमने अभी लिखा है कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट ने कहा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। बल्कि यहाँ पर पहली ही भाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या जो 2 है, वो एक अभाज्य संख्या भी है और अभाज्य के साथ साथ वो एक सम भी है। क्या है, वो एक सम संख्या भी है। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट ने कहा कि सभी विषम होती हैं, तो सभी विषम नहीं होती, 2 को छोड़कर जितनी होती हैं वो सब विषम होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए दूसरा विकल्प हमारा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन, इसमें तो यहाँ पर जोड़ना है और जोड़ने के बाद इसमें हमें क्या करना है, इसका 1/4 बताना है। तो पहले तो जोड़ना पड़ेगा, तो 9 सही 3/4 में जोड़ना है 3 सही 1/2, और फिर जो इन जोड़ने पर मिलेगा उसका 1/4 निकालना है। यानी उसका क्या करना पड़ेगा, 1/4 निकालने के लिए 1/4 से उसको भाग करना होगा, तभी तो उसका 1/4 निकलेगा। तो ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 तो 9 रहेगा ही, यहाँ पर 3/4 को अलग कर लीजिए। इसी प्रकार 3 और 1/2 को मैंने अलग अलग कर लिया ताकि जोड़ने घटाने में आसानी हो। अब यहाँ भाग को अगर गुणे में चेंज करोगे तो भिन्न पीछे वाली पलट जाती है, 4/1 हो जाएगी। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 9 यहाँ पर हो जाएगा और 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 3 12। और यहाँ पर जोड़ेंगे 3/4 और 1/2 को, तो इसका एलसीएम 4 ही आ जाएगा। और 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 यानी 3 ही रहेगा। और 2 के अंश 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और पीछे की साइड में 4 इसके गुणे में रहेगा। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 12 हो जाएगा, ये 3 रहेगा और 2 आएगा,
तो 3 2 5 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा गुणे 4। अब यहाँ पर 4 को 5 से भाग करेंगे तो एक बार चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 13। तो एक बार चला गया 13 हो गया, क्योंकि 12 था ही, एक बार पूरा मिल गया तो 13 हो गया। अब बचा कितना, 1/4 बच गया और उसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 13 चौको 52, 1 हो जाएगा 53/4 और गुणे में भी 4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 53। तो यानी कि अगर इसको जोड़ेंगे और उसका 1/4 निकालेंगे तो उसके जोड़े में, उसके योग में 53 1/4 हमको मिलेंगे। तो इसका चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 12 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि ये है 12 मिलियन। अब 12 मिलियन को मिलियन में होते हैं 10⁻6, तो ये 10⁻6 हो गए, यानी संख्या के पीछे अगर 6 जीरो लगा दो तो मिलियन बन जाता है, तो ये मिलियन हो गया। अब मिलियन हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे 6 जीरो लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। अब ये 6 हो गए। अब देख लेते हैं यहाँ पर कितने होंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी मिला 1 करोड़ और ये मिला 20 लाख, ये मिला हमारे पढ़ने के बाद। तो जो पहले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित अक्षरों में से किसमें कोई रैखिक सममिति नहीं है। तो ये देखते हैं, जैसे कि बी हमारे पास है, बी को अगर 20 से काटेंगे तो ऊपर और नीचे का हिस्सा समान दिखेगा, तो उसमें एक रैखिक सममिति हो जाएगी। एक्स को अगर एक्स को काटेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो 2 इसके मिल जाएंगी, तो एक्स में 2 सममित रेखाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार टी की बात करें तो टी ऐसे है, टी ऐसे अगर टी को मैं वर्टिकल काट दूं तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दोनों सेम दिखेंगे, तो टी में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब बचा एस, एस को कैसे भी काटो उसमें एक भी सममित रेखा नहीं बनेगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, जिसमें कोई भी सममिति नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड रेगुलर व्हेन इट्स, एक समबहुभुज को समबहुभुज, एक बहुभुज को समबहुभुज कहा जाता है जब उसकी सभी भुजाएं समान हों, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी कोण बराबर हों, ऑल एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या चौथा कह रहा है कि सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वही सही आंसर हो जाएगा। एक पॉलीगॉन अगर बहुभुज जो है वो रेगुलर कब कहलाएगा, जब उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, तभी उस पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि एक रेगुलर पॉलीगॉन में जितनी भुजाएं होती हैं उसमें सममित रेखाएं भी उतनी ही हो जाती हैं, ये भी आपको जरूर पता होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक सही घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट पे निम्नलिखित में से कितने अंश का कोण अनुरेखित करती है। तो आप देखिए, ये हमारे पास अगर डायल हो गया और यहाँ पर 12 हो गया, फिर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये हो गया 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। 9 तक ही दिखाना क्योंकि 9 पे 45 हो जाता है, अब इसके बाद हम नहीं दिखाते हैं। तो आप जानते हैं कि चाहे मिनट वाली हो, चाहे घंटे वाली हो, या फिर चाहे सेकंड वाली हो, अगर कोई भी एक नंबर से दूसरे नंबर तक यात्रा करती है कि दूरी तय करती है तो उसको 30 अंश का कोण तय करना पड़ता है। तो यहाँ पर दिया गया कि मिनट की सुई, तो मिनट वाली को भी अगर मिनट वाली सुई आपकी 9 तक ट्रेवल करेगी, क्योंकि 45 मिनट ट्रेवल करी है ना उसने, तो 45 मिनट ट्रेवल करना है, तो इसका मतलब कि 9वें नंबर पर आएगा, क्योंकि अगर 12 से 1 पर जाएगी तब 5 मिनट ट्रेवल करेगी, फिर 1 से 2 पर जाएगी तो फिर 5 मिनट, इस प्रकार से पहले दूसरे और तीसरे सभी से होते हुए 9 तक पहुँचेगी। तो प्रत्येक 5 के हिसाब से 9 तक पहुँचेगी, तो 9 गुणे 5 यानी हो जाएगा 45। तो ये तो 45 हो जाएगा, यानी कि उसको कितने नंबर चलने पड़े हैं, 9 नंबर अंकों तक पहुंचना पड़ा है। तो एक अंक तक पहुंचने के लिए उसको जो ट्रेवल करना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है, वो 30 अंश की करनी पड़ती है। तो उसको 9 तक पहुंचने में 9 गुणे 30 टोटल कोण प्राप्त हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27 यानी कि 270 कोण उसको
तय करना पड़ेगा, जो कि चौथे विकल्प में है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर वो 40 कहता तो 5 से भाग कर देते 40 को। अगर मान लीजिए 40 कह देता तो क्या करता, क्योंकि एक से दूसरे बिंदु पर जाने पर 5 मिनट की दूरी करती है, और अगर कोण में देखें तो 30 अंश का कोण ट्रेवल करना पड़ता है, यात्रा करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ 5 से पहले डिवाइड कर दिया 45 को, तो 9 बार में गया, 9 बार में गया। अब 9 बार में गया तो एक से दूसरे नंबर पर जाने के लिए 30 अंश का कोण बनाना पड़ता है, तय करना पड़ता है। तो 9 3 27, 30 से गुणा करके 9 को टोटल कोण हमने निकाल लिया, जो कि 270 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स इन अ मार्केट इज गिवन एज फॉलोज। यानी यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है क्वेश्चन का वर्जन, आगे हिंदी में दिया हुआ है कि बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। वस्तु दिया है, मात्रा दी है और मूल्य दिया हुआ है। तो पहला वस्तु हमें दिया है आलू, उसके बाद प्याज दिया, टमाटर दिया, मिर्च दिया, गाजर दिया, नींबू दिया। तो अब तपन एक नाम का लड़का है कोई, तपन ने 1 किलोग्राम आलू खरीदा, आधा किलो प्याज खरीदा, आधा किलो टमाटर खरीदा, 250 ग्राम गाजर खरीदी, 100 ग्राम मिर्च खरीदी और 4 नींबू खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो पहले तो जितना उसने खरीदा उसका टोटल वैल्यू कितना हुआ, कुल कितना उसने खर्च करा, ये पता करना पड़ेगा। तो तपन ने 1 किलो आलू खरीदा है, तो पहले 1 किलो आलू। अब यहाँ पर 2 किलो आलू का मूल्य 60 रुपये है, तो 1 किलो आलू का मूल्य 30 रुपये होगा, सिंपल सा है। उसके बाद आधा किलो उसने प्याज खरीदा। अब आधा किलो प्याज खरीदा तो प्याज का मूल्य 35 रुपये किलोग्राम है, तो आधा किलो का मूल्य 17.5 रुपये हो जाएगा। भाई 35 का आधा 17.5 रुपये हो जाएगा। इसके बाद टमाटर आधा किलो उसने खरीदा। अब आधा किलो टमाटर, क्योंकि टमाटर जो है 40 रुपये किलो के हिसाब से, तो आधा किलो 20 रुपये का हो जाएगा। इसके बाद 250 ग्राम गाजर खरीदी। अब गाजर यहाँ पर 250 ग्राम का ही मूल्य दिया हुआ है, जो कि 25 रुपये है, तो ख़रीदा भी उसने 250 ग्राम ही है, तो 25 रुपये गाजर का हो गया। 100 ग्राम मिर्च खरीदी है, तो 50 ग्राम मिर्च अगर 10 रुपये की है तो 100 ग्राम 20 रुपये की हो जाएगी। और इसके बाद बचा नींबू, 2 नग का 10 रुपये और 4 नींबू उसने खरीदे हैं, तो 4 नींबू का उसको पड़ेगा 20 रुपये। तो इस प्रकार टोटल उसने जो खर्च किया वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। अब इन टोटल को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 30 और 17 47, 20 67 और 40 107, 107 में 25 जोड़ना पड़ेगा, तो 127 5 132, यानी उसका टोटल जो खर्च हुआ वो 132 रुपये 50 पैसे खर्च हुआ। 132 रुपये 50 पैसे खर्च हुआ उसका, क्योंकि उसने दिया था 500 रुपये का नोट, तो 500 रुपये में से हमें इसको 132 रुपये 50 पैसे को घटाना होगा, क्योंकि इसको घटा करके ही दुकानदार इसको बाकी बचा रुपया वापस कर देगा। तो ये घटा लेते हैं, यहाँ पर हाथ से लेना पड़ेगा क्योंकि घटेगा नहीं। तो 50 पैसे में से एक रुपये उधार लिया, तो इधर 50 पैसे बच जाएगा 1 रुपये में से। अब यहाँ पर बचा 499, एक तो हाथ से ले लिया। और 499 9 में से 2 गया, 7 बचा, और यहाँ पर 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो यहाँ पर बचा 3, यानी 367 रुपये 50 पैसे उसको वापस मिले, जो कि दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपका टोटल कैलकुलेशन था, सारी सब्जियों के मूल्य को जोड़ करके जो भी आएगा उसको 500 में से घटाना था। तो सीटेट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। 4-5 प्रश्नों के उत्तर तो बहुत आसानी से दे देंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपसे कैलकुलेशन करवाने की कोशिश ज़रूर कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक बोतल के 1/3 भाग में दूध है, तो जो भरा है वो 1/3 भरा हुआ है, 1/3 भरा हुआ है। तो अगर खाली की बात करें तो कितना होगा, खाली 1 में से घटा देंगे, पूरा बोतल तो 1 ही है, तो 1 में से मैंने 1/3 घटा दी, तो घटाने के बाद मुझे मिला 2/3 मिला, यानी कि 1/3 भरा था बोतल का और 2/3 खाली था। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई, 2/3 खाली था, बोतल को पूरा भरने के लिए 500 ml पैकेट दूध की आवश्यकता थी। तो अब खाली कितना है, खाली तो 2/3 है, लेकिन उसको भरने के लिए कितना लगेगा, 500 ml लगेगा। तो मैं कहूँ कि 2/3 खाली है, या मैं ये कहूँ कि 500 ml खाली है। भाई खाली 500 ml ही था,
तभी तो 500 ml की जरूरत पड़ी उसको, कि 500 अगर ml मिल जाए तो बोतल को भर सकता है। तो 2/3 की वैल्यू 500 ml के बराबर हो जाएगी। यहाँ से 1 का निकालना क्योंकि बोतल एक ही है, तो ये 500 हो गया। 2/3 उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ कैंसिल आउट करके ये मिलेगा 250 रुपये, और गुणे इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 750 ml। ये आ जाएगा 750 ml, जो कि दूसरे विकल्प में है। तो यानी कि बोतल की जो धारिता थी वो 750 ml की थी। तो इस प्रकार आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ऋचा ने 16:45 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 23:10 बजे अपनी इस यात्रा को समाप्त कर दी। अब यात्रा पूरी करने में उसके द्वारा लिया गया समय। तो इस प्रकार के मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको प्रत्येक सेट में किया हुआ है। हर सेट में एक आधा क्वेश्चन इस प्रकार का आपसे ज़रूर पूछा गया है। तो इसको आप करिए और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। अगली संख्या क्या है। तो यहाँ पर 8 गुणे 64 है। तो आइए देखते हैं भाई, 8 था और 8 का स्क्वायर तभी तो 64 होगा। इसी प्रकार जो दूसरा है वो 7 है, और फिर 49 मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर है। इसी प्रकार 36 है, 36 का 6 है, और 36 को 6 का स्क्वायर करेंगे। तो अब अगला घटता ही जा रहा है, क्योंकि 8 था, उसके बाद 7 था, उसके बाद 6 था, इसके बाद आएगा 5, और फिर हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर ही करना है। लेकिन अब बाकी तो आगे ऐसे ही दिया था, लेकिन जो अगला जो विकल्प जो उसको भरना था उसको उसने गुणा करके दे दिया है, पहले वाले रूप में नहीं दिया, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 5 तो 5 रहेगी, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसको 5 को 25 से गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, जो कि तीसरे विकल्प में है। तो तीसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मिलान चिन्हों का प्रयोग निम्न में से किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि माध्यक, अधिकतम व न्यूनतम संख्या या बारंबारता। तो टेली चिन्ह आप किसके लिए प्रयोग करते हैं भाई। टेली चिन्ह यहाँ पर 3-4 वर्टिकल होते हैं, उसके बाद एक क्रॉस करके ये कंप्लीट कर लिया जाता है। तो ये बारंबारता किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है, या फिर किसी आंकड़े में कोई चीज़ कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है उसको जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है उसमें लिखा है बारंबारता, यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी की जांच करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि कौन कितनी बार आया है। तो इसका आंसर बारंबारता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में एक जंगल में हर वर्ष खरगोशों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को दिखाया गया है। अब हर वर्ष के बाद खरगोशों की संख्या, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वो कह रहा है कि पिछले वर्ष की संख्या के दोगुने से कुछ अधिक थी। तो ये पहले चेक करते हैं। जैसे कि जब आरंभ था तो 10 खरगोश थे, उसके बाद जब 10 से 1 वर्ष बाद देखा तो 8 खरगोश बढ़ चुके थे और खरगोशों की संख्या 18 हो गई। फिर जब दूसरे वर्ष देखा गया तो 18 से 32 हो गया, यानी यहाँ पर हमारे पास बढ़े कितने, ये 18-12, यानी कि 14 बढ़ गए दूसरे वर्ष में। और जब तीसरे से चौथे विकल्प वर्ष में जाएंगे तो हमारे पास जो 32 है 32 से 58 हो गए। तो 32 से 58 हो गए तो ये हमारे पास बढ़ जाएंगे 8 में से ये आ जाएगा 26 बढ़ गए। इसके बाद जब चौथे वर्ष में पहुँचे तब 58 से 108 हो गए, यानी टोटल 50 बढ़ गए। तो हम यहाँ पर हमने वृद्धि निकाल ली कि किस वर्ष में कितने बढ़े हैं। तो स्टेटमेंट को पढ़ करके इसका आंसर आसानी से दिया जा सकता है। जैसे कि पहला लिखा है कि पिछले वर्ष की संख्या के दोगुने से कुछ अधिक थी। दोगुने से कुछ अधिक कहाँ थी, किसी में भी दोगुने से कुछ अधिक नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता। दूसरा कहता है कि पिछले वर्ष की संख्या से 8 अधिक थी। अब आप देख सकते हैं कि आरंभ में 10 थे कि नहीं थे, आरंभ में 10 थे और पहले वर्ष में गए तो कितने हो गए, 18 हो गए, यानी कि कितने हो गए, 8 ज़्यादा हो गए, 18 हो गए। इसका मतलब क्या हो गए कि पिछले वर्ष की तुलना में, यानी पहले वर्ष में देखा जाए तो प्रारंभ में 10 थे और उसके बाद अगले वर्ष में गए तो 8 ज़्यादा हो गए। तो दूसरा विकल्प जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि पिछले वर्ष की संख्या से 2 गुनी थी। अब पिछले वर्ष की संख्या की 2 गुनी तो किसी में भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और चौथा कह रहा है कि पिछले वर्ष की खरगोशों की संख्या के 2 गुने से कुछ कम थी, तो ये भी नहीं होगा, होगा केवल दूसरा ऑप्शन जिसमें पिछले वर्ष की संख्या से 8 अधिक थी।
तो यही आंसर हो जाएगा। तो यही थे हमारे इस सेट में पूछे गए सभी प्रश्न, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके और आपको बेनिफिट मिल सके। तो इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।